प्यारे बच्चों, नई एनसीईआरटी बुक पर आधारित 9वीं कक्षा के गणित के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम्स के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इससे पहले सेकंड लेक्चर में हमने अप्रमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से सीख लिया है और अप्रमेय संख्याओं को, जिनमें वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना भी हमने सीख लिया है। और आज इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और कमेंट के साथ साथ आप इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं, हर एक कथन को आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य, और साथ में कारण भी देना है। तो सबसे पहला जो कथन है वह ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये तो जैसे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक, और ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय है, ठीक। अब परिमेय और अपरिमेय सब मिल करके क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस हिसाब से जितनी भी प्रमेय है वो भी वास्तविक है, जो अप्रमेय है वो भी वास्तविक है। पूछा क्या है कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हर एक अप्रमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। तो पहले का जो आंसर आएगा वो होगा सत्य। क्यों? क्योंकि सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। अब आगे सेकंड पार्ट देखिए, कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये कहते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसी न किसी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए कि प्रत्येक बिंदु तो नहीं, कुछ एक बिंदु तो लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लिया एक है, एक को आप वर्गमूल 1 लिख सकते हो, 2 को आप वर्गमूल 4 लिख सकते हो, 3 को वर्गमूल 9 लिख सकते हो। लेकिन जीरो है, जीरो का आप वर्गमूल 0 ही लिखोगे ना, ठीक है। अब जीरो कोई प्राकृत संख्या तो है नहीं। इन्होंने कहा है कि हर एक बिंदु को आप वर्गमूल m के रूप में लिखोगे, m जहाँ प्राकृत संख्या है। कहने का मतलब हर एक बिंदु को प्राकृत संख्या का वर्गमूल लिख सकते हैं। अब जीरो संख्या रेखा पे एक बिंदु तो है ना, ये प्राकृत संख्या तो नहीं है, ठीक है, प्राकृत संख्या का वर्गमूल तो नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये कथन असत्य है। इसके अलावा जैसे इस साइड चलेंगे हम, नेगेटिव नंबर मिलेगा, -1। -1 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, जीरो वाला दे दो, -1 दे दो, -2 दे दो, या ऋणात्मक पूर्णांक दे दो, कोई भी दे दीजिए आप, ठीक है। तो दूसरा जो कथन है वो क्या है, असत्य है, ठीक। और लिखेंगे क्योंकि कोई ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में प्रकट नहीं की जा सकती।
ठीक, कोई भी एक उदाहरण दे दीजिए, क्योंकि उदाहरण के लिए बस यहाँ बीच में लिख देना आप। अब तीसरा जो है उसमें कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय नहीं हो सकती। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक हो सकती है। देखिए, क्योंकि अपरिमेय इसके अंदर ही आ रही है। ठीक, तो ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। ठीक, अब आगे एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है। कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने पूछा कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये सारे धनात्मक पूर्णांक ही तो है। अब इनके वर्गमूल देखिए, आप वर्गमूल सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, ये वर्गमूल हो गए। ठीक, अब एक का वर्गमूल 1 है, और 1 क्या होता है? परिमेय संख्या है। ठीक, शुरू में ही हमें इसका उत्तर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी के। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सभी के तो नहीं होते, हमने शुरू में चेक किया वही परिमेय निकल गया। ठीक है, उसके बाद जैसे 2, 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल है ये तीनों ही क्या है? ये अपरिमेय है। ठीक, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरह से वर्गमूल 9 आएगा। वर्गमूल 9 किसके बराबर? 3 के बराबर, ये भी परिमेय है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पूर्णांक ऐसे हैं, बहुत सारे पूर्णांक ऐसे हैं जिनका वर्गमूल, बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक ऐसे जिनका वर्गमूल क्या है? परिमेय है। ठीक, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक, तो हल में लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक, जैसे वर्गमूल 1 बराबर 1 परिमेय संख्या। ठीक है, इसको संख्या पूरा लिख देना। ठीक है, वर्गमूल 4 बराबर 2 आदि। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 को निरूपित किया था, इसी तरह से हम वर्गमूल 5 को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। अब क्योंकि हमें वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो ये जो मेरी प्रकार है ना, इसका मुंह जो है कितना खुला होना चाहिए? वर्गमूल 5 इतनी लंबाई का खुला होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर
कोई ना कोई वर्गमूल 5 इतनी लेंथ चाहिए जिससे मैं माप करके इतना प्रकार खोल लूँ और फिर यहाँ से मैं वर्गमूल 5 यहाँ पर मार्क कर दूँ। ठीक है, तो ये जो वर्गमूल 5 लेंथ है कहाँ से आएगी, उसके लिए मैं एक रचना करता हूँ। रचना करने से पहले मैं थोड़ा सा माइंड लगाता हूँ कि वर्गमूल 5 जो है वो किसके बराबर होता है। ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज ऐसी हो कि जिसका आधार कितना हो 2, लंब कितना हो 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1 और फिर उसका वर्गमूल कितना आ गया 4 प्लस 1 5, 5 का वर्गमूल, वर्गमूल 5। ठीक, तो अब इस डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह की रचना जो है यहाँ पर करनी है। कि एक तरफ तो हमें 2 इकाई लेंथ लेनी है, एक तरफ हमें 1 इकाई लेनी है, फिर यहाँ पर हमें एक इसका कर्ण जो है जो मिलेगा वो वर्गमूल 5 लंबाई का ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो पहले की तरह से ही जो बिंदु 0 को निरूपित करता है उसे मैं बिंदु O का नाम दे देता हूँ और जो बिंदु 2 को प्रदर्शित करता है उसे मैं बिंदु A का नाम दे देता हूँ ताकि हमें रचना लिखने में दिक्कत ना हो। अब बिंदु ए पर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, सांधे की हेल्प लेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर एक हमें मार्क करना है। ठीक, और फिर स्केल और पेंसिल लेकर के आपने इस तरह से ये एक लंब बना देना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देखिए ये 2 इकाई की तो यहाँ पर 0 से लेकर के 2 तक होगी। अब मुझे 1 इकाई ऊपर लेना है। ठीक, अब 1 इकाई ऊपर लेना है तो मैं क्या करूँगा, मेरा प्रकार उठाऊँगा, इसको 1 इकाई इतना खोल लूँगा। ठीक, इसको देखिए मैंने 1 इकाई इतना खोल लिया है। ठीक, अब बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखी, इसको घुमाया और यहाँ पर मैं 1 इकाई इतना यहाँ पर एक चाप लगा देता हूँ। ठीक, चाप लगाने के बाद जो बिंदु आया है उसे मैं बिंदु बी का नाम दूंगा। ठीक, अब प्रकार अब पेंसिल और स्केल लेकर के मैं ओ और बी को आपस में मिला दूंगा। ठीक, अब देखिए मेरे पास एक ऐसी त्रिभुज आ गई है जिसका आधार 0 से 1 कितना है 2 इकाई है और लंब कितना है अभी हमने 1 इकाई लिया ही है। ठीक, तो ओ भी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये वर्गमूल 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो जो चीज़ हमें तलाश थी वो मिल गई ना। मुझे एक ऐसी लाइन की ज़रूरत थी जिसकी लेंथ कितनी हो वर्गमूल 5 इकाई के बराबर हो। ये मिल गई तो हम अपना प्रकार फिर से उठाएंगे, वर्गमूल 5 इतना प्रकार खोल लेंगे। ठीक है, वर्गमूल 5 इतना प्रकार हम खोल लेंगे। लो जी, वर्गमूल 5 इतना प्रकार खोला और एक चाप इस तरह से लगा देंगे। ठीक, अब देखो चाप अब आपको स्पष्ट दिखाई देगी, प्रकार हटा लिया मैंने। तो अब ये चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मैं बिंदु P का नाम देता हूँ और ये बिंदु P ही जो है ये वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब देखिए कि इसको नोटबुक पे लिखने का तरीका सेम टू सेम वही है जो हमने वर्गमूल 2 के लिए अप्लाई किया था। तो एक बार मैं वर्गमूल 2 वाला जो हमने लिखा था उसी को कॉपी करके उसी को एडिट करके दिखाता हूँ। अब देखिए कि ये जो लैंग्वेज है मैंने वर्गमूल 2 वाले एग्जाम्पल से कॉपी की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम ओ ए कितनी 2 इकाई ली है, 2 इकाई लेते हैं। फिर ए पर ए एन जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ए एन परपेंडिकुलर टू ओ ए की रचना की। उसके बाद ए बी बराबर 1 इकाई, ये देखिए 1 इकाई ही लेना है, पहले भी हमने 1 इकाई लिया था।
ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया। अब त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी किसके बराबर है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ओ ए कितना है, दो, दो का स्क्वायर प्लस ए बी कितना, एक, एक का स्क्वायर, ठीक। दो का स्क्वायर चार प्लस एक, ये आ गया वर्गमूल 5, ठीक। अब ठीक उसी तरह से ओ को केंद्र मानकर, ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींची, बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओ बी को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, जो संख्या रेखा को बिंदु के विपरीत करती है। और बिंदु पी वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करता है, वर्गमूल 5 को निरूपित करता है। ओके। अब नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये एक क्रियाकलाप है, क्लासरूम एक्टिविटी है। इसमें आपको वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। वर्गमूल सर्पिल, वैसे पहले तो सर्पिल का अर्थ समझिए कि कोई भी आकृति जो इस तरह से आगे से खुली होती जाए, ठीक है ना, यूं, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, सर्पिल कहते हैं। अब वर्गमूल सर्पिल में क्या होता है कि जैसे हमने इस तरह से वर्गमूल 2 को निरूपित करना सीखा, ठीक है, ये जैसे वर्गमूल 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करके एक इकाई काटा, तो यहाँ पर वर्गमूल 3 आ गया। इसी तरह से आगे जैसे जैसे आप यूँ लंब डाल करके इकाई दूरी कट करते जाओगे, मिलाते जाओगे, तो जैसे ये कितना था, वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 4, और इसी तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये मिला दिया, ये वर्गमूल 5, ठीक। तो अगर ऐसे समझ ना आ रही हो तो एक बार मैं यहाँ तक जितना ये चित्र है ना ऐसे ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है, प्रकार से। उसके बाद मैं आगे करवाता हूँ। अब देखिए कि वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक इकाई लंबाई लेंगे, ठीक। और पहले जैसे हमने वर्गमूल 2 को रिप्रेजेंट किया था ना, एक एक स्टेप तो इतना ही है, ठीक है, इस तरह। और ये एक और ये एक, ये वर्गमूल 2 आ गया, ठीक। क्यों आ गया ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अब फिर हमने ये स्टेप आगे बढ़ाना है। आगे हम क्या करेंगे कि पर अपना चांदा जो है यहाँ पर रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक, ठीक है। और फिर एक 90 डिग्री के कोण की फिर से यहाँ पर रचना करेंगे, ठीक। और फिर ये प्रकार पहले से एक इकाई लंबाई खुला हुआ है, इसलिए दोबारा नहीं माप रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पर एक आपने फिर से चाप लगानी है, ओके। फिर से चाप लगाने के बाद आपने ओ और सी को मिला देना है। यहाँ पर साथ के साथ आप नाम दे सकते हो बी, इसको सी। अब बिंदु सी पर फिर आपने 90 डिग्री का कोण बनाना है, और फिर एक इकाई लंबाई जो है आपने सी से फिर कट कर लेनी है, कट कर देनी है, ठीक। जो नया बिंदु आया उसे आप बिंदु डी का नाम दे सकते हैं, ठीक। ओ और डी को फिर से आप मिला दें, ठीक। उसके बाद आपने इसी तरह से स्टेप्स को आगे बढ़ते जाना है, ठीक है।
अब ये देखिए कि इसी तरह से हम आगे जब तक बढ़ते जाएंगे ना, ये वर्गमूल 17 तक ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक बड़ी चार्ट पेपर लेना है और उस पर ये आपने इस तरह से ड्रा करना है, और फिर आप इसको अपने क्लासरूम में भी चिपका सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।